एकेडमिक क्लास में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। स्वागत है उन तमाम स्टूडेंट का जो अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी करें या आप क्लास 6 के ही स्टूडेंट क्यों ना हो, आपके लिए भी यह लाभदायक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अध्याय 1 है। अध्याय 1 में है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इन शब्दों का जो है इतिहास के अध्ययन में विशेष महत्व है, क्योंकि इन शब्दों के अध्ययन से ही हम पता लगा पाएंगे क्या घटना क्या थी, कब घटी, कहाँ घटी, कैसे घटी। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम रसीदा है। का सवाल है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाहें एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। यह लड़की तर्क करती है कि 100 वर्ष पहले क्या हुआ था। यह तर्क लगा रही है। कैसे पता लगाएं, बोलता है इस बात को कैसे पता लगाएं कि 100 वर्ष पहले क्या हुआ था। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो। यह तर्क देता है कि कल जो घटनाएं घटी थी हम तो रेडियो पर, टेलीविज़न पर देख सकते हैं, फिर अखबार पढ़ सकते हैं। यह साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ तुम किसी से व्यक्ति से बात कर सकते हैं, यानी हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुए कोई ना कोई व्यक्ति हमें बता देगा, जिसे उस समय की स्मृति कहते हैं। अगर कुछ यादें हैं तो उसे स्मृति कहते हैं। स्मृति का मतलब यादें। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं, बोल रहा है यहाँ पर। ये सोचने वाली बात है कि बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकता है। तो विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जान सकते हैं। आगे देखते हैं अतीत के बारे में हमें क्या जान सकते हैं। अतीत में जो जानकारी हासिल करनी है वह हम कैसे जान सकते हैं। बोला अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। क्या लोग खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे। हम आखेटों, शिकारी, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनना करते थे, कौन से नाटक देखा करते या फिर कौन सी। यानी कहने का मतलब है कि जो अतीत रहा है मनुष्य का, उसके अध्ययन को हम यहाँ पर गहराई से जान सकते हैं और क्रमबद्ध तरीके से जान सकते हैं। चाहे बौद्ध का जन्म हो, महावीर का जन्म हो जो 600 ईस्वी पूर्व हुआ था, किस प्रकार वहाँ महाजनपद काल का उदय हुआ, उससे भी पुराना इतिहास को जान सकते हैं। नवपाषाण काल में जो लोग बलूचिस्तान में रहते थे, नवपाषाण कालीन बस्ती मिली है। कश्मीर के बुर्ज हम में जो बस्तियाँ मिली है, किस प्रकार लोग गड्ढे में रहते थे, यानी ठंड से बचने के लिए वो गड्ढे में रहते थे। आगे देखते हैं लोग कहाँ रहते थे, पता कीजिए। मानचित्र में दिया गया कि नर्मदा नदी का पता लगाइए। कई कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। यानी यहाँ पर एनसीईआरटी आपको बताना चाह रहा कि नर्मदा नदी का जो तट है वहाँ पर कई लाख वर्ष पहले से लोग रह रहे हैं। यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्रहक थे। संग्रहक मतलब जमा करने वाले, लेकिन आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यानी जंगल ही उसकी जीविका का आधार था। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार करते थे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, वे जानवरों का शिकार कर अपना जीवन यापन करते थे। यानी उनकी जीविका का मुख्य दो ही आधार था, या तो वे जंगलों से अपने भोजन को लाते थे या शिकार के द्वारा। आगे चैप्टर देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आगे चैप्टर है अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। मैप में भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैप को इधर करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान का ये बॉर्डर है जो अफगानिस्तान से लगता है। ये काबुल नदी इधर से बह करके आती है। यहाँ पर झेलम, चिनाब, रावी, उसके बाद यहाँ पर सतलज, ब्यास किस प्रकार सिंधु में मिलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। तो यहाँ पर देखते हैं फिर से। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं उपजाया था। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, गेहूं और जौ की खेती का प्रथम साक्ष्य 8000 वर्ष पूर्व मिलता है। कहाँ पर, तो 8000 वर्ष पूर्व पहले की अगर बात करें तो अभी वर्तमान में जोड़ेंगे उसमें 2300 साल जोड़ देंगे उसमें, और यानी 2000 वर्ष इसमें और जोड़ दीजिए, लगभग 10,000 वर्ष पहले की बात हो रही है। यानी अभी से 10,000 वर्ष पहले हमें अवशेष मिला है। कहाँ पर, तो वो है सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशु को पालतू बनाया जाता था। ये लोग गांव में रहते थे। यानी आरंभिक मानव की जो अवस्था थी वो गांव की अवस्था थी। उत्तर पूर्व में गारो
उत्तर पूर्व में गारो गारो जयंतिया हिल है जो मध्य मेघालय में है। मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। ये कुछ अनऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। आइए मैप में देखते हैं विंध्य का उत्तर का स्थान। ये आपका विंध्य का पहाड़ी है, देख सकते हैं यहाँ पर विंध्य का पहाड़ी है। ये चंबल नदी और नर्मदा नदी के बीच में, नर्मदा अमरकंट से निकली नर्मदा, यानी अमरकंट की पहाड़ी से नर्मदा निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है, और अमरकंट की पहाड़ी से ही सोन निकलती है और गंगा में जाकर के आगे मिलती है, बिहार के पटना के पास मिलती है। देख सकते हैं ये चंबल नदी है, चंबल नदी भी और यमुना नदी भी ये जाकर के गंगा में मिलती है। ये गंगा है, गंगा बिहार से बहते हुए चली जाती है पश्चिम बंगाल से होते हुए या बांग्लादेश में, और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और उसके बाद देखते हैं मध्य भारत की विंध्य पहाड़ी। विंध्य पहाड़ी ये वाला भाग विंध्य पहाड़ी हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, गारो। गारो को देखते हैं। गारो जयंतिया हिल यहाँ पर है, देख सकते हैं। ये ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत के से बहती हुई, अभी चीन के कब्जे में ये तिब्बत, तो वहाँ से बहते हुए यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में प्रवेश करती है, और फिर ये बांग्लादेश में दोनों धाराएं मिल जाती है, जो मेघना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और अरब सागर में गिरे। यहाँ बहुत सारा नदी जो है ना बहुत सारा भागों में बढ़ जाता है। अब आगे देखते हैं। मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। बोल रहा है मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदी, हम लोग देख चुके हैं पीछे। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो ये बड़ी नदियों से मिलती है। देखिए एक नदी जा रही है इस तरह, और बगल अगल से जो उसकी नदी मिलती है, दोनों तरफ से मिलती है, वही उसकी सहायक नदी होती है। यानी ये सारा का सारा मैन में जो है, ये मैन नदी बीच में परिवहन के लिए गंगा बह रही है बीच में। इधर से गंडक आई, इधर से कोसी आई, इधर से तिस्ता आई, इधर से सोन आया, चंबल आया, सब बह के गंगा में मिल रहा है। तो गंगा यहाँ पर मैन हो गया, ये सब सहायक नदी हो गई। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष इन नदी तटों की नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी 4700 वर्ष पहले जो नगर फूले वो हड़प्पाई नगर थे, वो हड़प्पा के नगर थे, और वे सिंधु नदी के तट पर फैले थे। उसके बाद ये बात हो गया प्रथम नगरीकरण का। ये आरंभिक नगर था। भारत में जो प्रथम नगरीकरण हुआ वो सिंधु के तटों पर देखने में, इसकी सहायक नदी किनारे तथा समुद्री तटों के इलाकों में नगरों का विकास हुआ। फिर बोलता है 2500 ईसा वर्ष पूर्व, यानी आज से 4500 वर्ष पहले मगध पटना में है, और यहीं पर जो है द्वितीय नगरीकरण होता है। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। इनमें शासक बहुत शक्तिशाली थे। यहाँ के शासक बिंबिसार हुए, जिन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके राज्य का विस्तार किया। इन्होंने पंजाब की राजकुमारी छिलना से और प्रसेनजीत की बहन से शादी करके, और भी जो शासक थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके इन्होंने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। उसके बाद आगे देखते हैं। लोगों के सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्री उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। यानी जिस प्रकार सिकंदर की सेना क्या हुआ, सिकंदर की सेना मिस्र, ईरान, इराक को पार करते हुए झेलम नदी के तट पर पहुंच गया। यानी यहाँ पहुंचने से क्या हुआ, इसकी सभ्यता संस्कृति में परिवर्तन आया, भारतीय संस्कृति से मिलजुल गए। उसके बाद देखते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में आपने सुना है वास्को डी गामा आए थे, कभी काफिले में आते थे, कभी जहाज़ों में मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धर्म गुरु लोगों की शिक्षा की सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा क्या करते थे। इन्हीं सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। देखिए भारत की संस्कृति विविधता से भरी है। विविधता में एकता की झलक क्यों मिलती है। 516 ईसा पूर्व से लेकर
आज तक भारत पर आक्रमण होते रहा और विदेशी आकर यहाँ बसते रहे हैं। तो इसीलिए एक संस्कृति दूसरे संस्कृति में जब मिलता है, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होता है। और यही परिवर्तन आज हमें देखा है, हर 50 कोस पर बोलते हैं भाषा और वाणी बदल जाती है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? बोला उस समय तो लोग भोजन के लिए, अन्य चीज़ों के लिए यात्रा करते हैं। आज यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र वन को देखो, पहाड़ी पर्वत और समुद्र इन उपमहाद्वीप प्रति सीमा का निर्माण करते हैं। और जो लोग आते थे, इस प्रकार के पहाड़ होते थे, पहाड़ के बीच में दर्रा होते थे, उन्हीं से, जैसे खैबर पख्तून का दर्रा है, उसी से प्रवेश करके बहुत सारे आक्रमणकारी भारत आए थे। हालांकि हालांकि लोगों के के लिए इन सीमाओं को पार कर आसान नहीं था। जिन्होंने जैसा चाहा वे कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इन आवागमन से हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया। लोग जो आए, नए नए विचार लाए, विचार लाने से कहीं ना कहीं परिवर्तन आया। आगे देखते हैं। स्टूडेंट बने रहें, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्या कई 100 वर्ष पहले लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे से विचार अपनाते रहे। देश का नाम, अब यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आखिर हम लोग का देश का नाम किस प्रकार पड़ा, भारत कैसे पड़ा। अपने देश के लिए पड़ा हम इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यानी इंडस जो आज हम लोग जानते हैं इंडिया को, वो संस्कृत में सिंधु से निकला है। और अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगा। बोल रहा है यहाँ पर मैप देखिए क्लास 6 के एनसीईआरटी का पावर देखिए, बता रहा है कि ईरान और यूनान का पता लगाइए आप। इतना नॉलेजफुल बुक होता है ये। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस व इंदोस और इन नदियों के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया का। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलती। इसके बाद का प्रयोग देश में होने लगा। देखिए आपको पता चल गया ना, भारत नाम कैसे धराया। यहाँ पर ऋग्वेद लिखा हुआ है, ऋग्वेद में यह बात पता चलता है। उसके बाद और अतीत की जानकारी को देखते हैं गहराई से। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त होती है। बता रहा है कि अगर हम हिस्ट्री का अध्ययन करें, अतीत का अध्ययन करें, तो कई तरह से इसके इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजों में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों और हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखे। देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया है, अब ये भी पता चल गया कि ये भोजपत्र कहाँ से लाते थे। हिमालय के क्षेत्र से लाते थे और ताड़पत्र का उपयोग करते थे। यहाँ पर एक संकेत दिया हुआ है, देख सकते हैं, ये छोटा सा संकेत है। उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले की है, मतलब 1000 साल पहले की। किताब बनाने के लिए पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। अब आगे अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट बने रहें, आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण होगा ये। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों की कीड़ों ने खा लिया। बोलता है जो इतना वर्ष रहा तो पांडुलिपि तो कीड़े खा लिए, तब कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। यानी पुरातत्वविदों ने इसे संभाल कर रखने का प्रयास किया जब इसका महत्व समझे। प्राय ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त। विहारों में उस समय बौद्ध लोग रहते थे, बौद्ध गुरु सब विहारों में रहते, मंदिरों में हिंदू के पुजारी रहते थे। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व विचार, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य महाभारत और रामायण महाकाव्य है। कविताएं, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में। बोलता है कि वो जो ग्रंथ था कहीं ना कहीं संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। यानी कि तमिल और प्राकृत भी पुराना भाषा है, यानी आम जन की भाषा उस समय प्राकृत थी। यह कब की बात हो रही है? जब भगवान बुद्ध थे और महावीर थे, उस समय की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक कि अशोक के समय का भी चर्चा हो रहा है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, लिख भी दिया, आम लोग करते थे।
उसके आगे हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेश को इसमें उत्कीर्ण करवाते थे, यानी आदेश जो देते थे उसे पत्थर पर लिखवा देते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा और रानी सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण को उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्रशासक लड़ाई में अर्जित विजयों का लेखा जोखा काया करते थे। विजय होते थे राजा तो वो लिखवा देते थे, कारण कि लोग उसके प्रभाव को समझ सके उस और आदि काल तक वो रहे। जैसे आज हमें अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। बोला इस प्रकार का अगर कोई अध्ययन करता है तो यह पुरातत्वविद कहलाएगा। इसे इम्पोर्टेंट समझे। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। देखिए, वो पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों का अध्ययन करते थे। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट है, उसे भी गौर से देख लेते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। ये कंधार अफगानिस्तान में है, ये पाकिस्तान के और उस पार में मध्य एशिया में। यह अभिलेख अशोक नाम के शासक के आदेश का उत्कीर्ण है। देखिए भारत का विस्तार कहाँ तक था, इसका सबूत मिला है यहाँ पर। इस शासक ने विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, बोलता है आगे अध्ययन कीजिएगा तो आगे आपको मिलेगा। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है, जो अक्षर और संकेत से बनी होती है। जब हम लोग कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं, तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इन क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामाइक नामक दो अभिन्न लिपियों में भाषा आपको पूछ सकता है कि कुछ अध्ययन में आपको पूछा जा सकता है कि अभिलेख जो यूनानी और अरामाइक भाषा में मिला है वो कहाँ से मिला है। आपका उत्तर होगा अफगानिस्तान के कंधार से। यानी कंधार में भी अशोक के शासन की झलक हमें मिलती है और वहाँ का जो अभिलेख है वो यूनानी यानी यूनान का प्रभाव था, इसलिए यूनानी भाषा और अरामाइक में मिलता है। आगे अध्ययन करते हैं स्टूडेंट, बने रहें आप, आपकी तैयारी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बुक। यहाँ पर देखिए घड़ा है, यहाँ पर टूटा फूटा सिक्का है, यहाँ पर थोड़ा तरफ कुछ लिखा है। बाएं यहाँ पर बताया गया है कि एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, पात्र मतलब घड़ा। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था, यानी 4700 वर्ष पूर्व ये बातें थी। दाएं एक पुराने चांदी का सिक्का, ये जो सिक्का है चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्के का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह भिन्न है। क्यों नहीं होगा? हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है, हम डेवलप हैं, हमारे पास तकनीक है। तकनीक ज्ञान के कारण हम तो अच्छे अच्छे सिक्के ढाल रहे हैं। अब तो डिजिटल दुनिया आ गया है। आगे देखते हैं। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। खुदाई से भी मिलता है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातत्व जानवरों, चिड़िया, मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। इनसे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या करते थे, क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई लकड़ी का टुकड़ा अगर पूर्वज जलाया है, आज से लाखों साल पहले जलाया है, तो उसका अगर अवशेष जो टुकड़ा है बच गया है तो वह मिट्टी में दब गया, वो भी अवशेष हम लोग को मिल रहा है। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? ये रोचक बात है। देखते हैं आगे। सचमुच में कोई कपड़ा भी मिला था अवशेष में। पांडुलिपियां अभिलेख पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी स्रोत, किसी चीज़ को जानने का स्रोत, इतिहासकार उन्हें कहते हैं। जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक? बोला हमारा जो अतीत है क्या एक है? सभी लोगों का अतीत एक है? यह देखेंगे आगे। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में है। ऐसे इन तथ्यों
की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के लिए अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों और कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से, व्यापारियों के जीवन से, शिल्पकार के जीवन से बहुत भिन्न था। यानी कहने का मतलब है उस समय सब समाज अलग 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 बटा हुआ था। यानी किसी को ज़्यादा सुख, किसी को ज़्यादा कष्ट होता था। जैसा हम आज भी देखते हैं, बोला आज जिस तरह अमीर लोग पक्के मकानों में, गरीब लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, उसका प्रभाव अमीर लोग बड़े बड़े महंगे गाड़ी में, जबकि गरीब आज भी उसी प्रकार अपना जीवन कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है सामाजिक विभिन्नताएं दिखाई देती है। सोचने वाली बात है। उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। बोला अलग अलग हिस्से के लोग अलग अलग रीति रिवाज और व्यवहार का प्रयोग करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि मछली पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह से प्राप्त करते हैं। यानी आज भी अंडमान में अगर आप जाएंगे तो मछली पकड़कर और शिकार करके और फल फूल के संग्रह से लोग भोजन करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इन सब के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। यानी जो अंतर आज हमें दिखाई देता है, यह अंतर अतीत में भी दिखाई देता था। इसकी झलक मिल रही है, यानी अतीत की झलक हमें यहाँ मिल जाती है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, बने रहें आप। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। यानी जो लड़ाई लड़ी गई है, जैसे हमें पता है कि सिकंदर भारत आए थे, हमें पता है कि सिकंदर भारत आए, झेलम नदी में पोरस से वो लड़े थे। पोरस और सिकंदर के बीच हुआ। सिकंदर विशाल सेना लेकर के मध्य एशिया से चले थे और झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। काफ़ी समय तक डेरा डाल दिए थे। उनके सैनिकों ने युद्ध और करने से इनकार कर दिया था, तब सिकंदर लौटे थे और उसकी मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है लौटते वक्त। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उन लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों में लेखा जोखा नहीं रखते थे। सामान्य लोग क्या लेखा जोखा रखेंगे, वो तो अपने कार्य में लगे रहते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उन जीवन की जानने की मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जाना शेष है। बोला कि अभी भी बहुत सारे अवशेष हैं जो हम लोग आगे जानेंगे। तिथियों का मतलब क्या है आप जानेंगे। डेट काहे इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए किस प्रकार इम्पोर्टेंट है तिथि, उसे देखेंगे। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उन दिनों की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बता दोगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म चक्र प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ध्यान दें यहाँ पर, आज हम लोग जो बोलते हैं 2023 में जी रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसी समय ईसा मसीह का जन्म होता है। और उसके आप पीछे जो बोलते हैं उसे पूर्व बोल देते हैं ईसा से पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात। जैसे बोलते हैं कि कुछ भी घटनाएं लीजिए, जैसे बोलते हैं जो कलिंग पर आक्रमण हुआ 260 ईसा पूर्व में हुआ, ऐसा क्या तात्पर्य है, यानी 260 प्लस इतना जोड़ें तब जाकर के पता चलेगा कि इतना साल पहले अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। जैसे ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, अतः 2000 वर्ष पहले। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इन पुस्तकों में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। देखते हैं आगे, बने रहें स्टूडेंट। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, क्लास 6 हिस्ट्री चल रहा है। जैसा हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख जैसे कई 100 वर्ष पहले लिखे गए। इन अभिलेखों की लिपियां भाषा का प्रयोग हुआ। समय समय के साथ अभिलेख में प्रयुक्त भाषा लिपि में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने में एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व के राजा रानी रहते थे। यहाँ पर एक कहानी दिया हुआ, उसका यहाँ पर अभिलेख है, ये फिगर सब है, देख सकते हैं आप। इस तरह TOLMIIS इस प्रकार का फिगर है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर है इतिहास और तिथि से रिलेटेड। हम लोग जो BC लिखते हैं, बिफोर
देखिए यह लिखा हुआ अंग्रेजी में BC, हिंदी में पूर्व ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, यानी बिफोर क्राइस्ट पहले की घटना ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों में पहले AD तिथि लिखी जाती है, यानी एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी AD की जगह CE और BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। इसी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग समान हो गया है। समान भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। आपको पूछा जा सकता है कि आज हम लोग जो ईसा पूर्व की बात करते हैं, ईसा से रिलेटेड जो तिथि लेते हैं, वह कब इसका शुरुआत हुआ है? 200 वर्ष पूर्व की बात से आरंभ हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है, वर्तमान से पहले। इस तरह का तिथि है। AD और BC समझने में यह मदद हुआ। आगे देखते हैं स्टूडेंट। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही अभिलेख 3 भाषाओं और लिपि में लिखा। देखिए यहाँ पर हमें विभिन्न भाषाओं में एक ही जगह एक अभिलेख लिपियाँ यूनानी मिस्र लिपि 2 प्रकार में हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा और रानियों के नाम के छोटे छोटे फ्रेम में दिखाए गए। इन्हें कारतूस कहा जाता है। इनके विद्वानों ने यूनानी और मिस्र संकेतों को अगल बगल के शेर, ए अक्षर से के लिए चिड़िया के चित्र बने। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वे आसानी से अन्य अभिलेख भी पढ़ सके। इन्हीं सब अभिलेख को पढ़ा गया। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं स्टूडेंट साथी। उपयोगी शब्द: यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि, अर्थ निकालना। उसके नीचे बताया है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी में नगर, यहाँ पर प्रथम नगर जो बना था, यहाँ पर द्वितीय नगरीकरण, दूसरी बार नगर भारत में स्थापित हुआ वर्तमान में 2000 वर्ष पूर्व। यहाँ पर कुछ है, देख लेते हैं फैक्ट। नर्मदा नदी आखेट और संग्रह के लिए जाना जाता। मगध का पहला बड़ा साम्राज्य था। गारो जो है ये आरंभिक कृषि, यहाँ से पता चला कि आरंभिक कृषि यहाँ से। गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर का विस्तार हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन है पांडुलिपि और अभिलेख में प्रमुख अंतर बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, आपने जो पढ़ा उसी में आपको मिल जाएगा। पांडुलिपि क्या होता है? जो कि भोजपत्रों पर लिखा जाता है। और अभिलेख क्या होते हैं? जो पत्थरों पर लिखे होते हैं। उसके बाद कुछ कार्य दिया हुआ यहाँ पर। रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो। क्या उत्तर हो सकते हैं? मैंने उत्तर देने का अपने भाषा में उत्तर देने का प्रयास करें। पुरातत्वविदों में पाई जाने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाइए। आपको भी कहा रहा है कि पुरातत्वविदों से सूची बनाइए। सिक्के को इकट्ठा कीजिए, देखिए उसमें किस प्रकार का अंतर है। साधारण स्त्री पुरुषों के कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इनके बारे में देखो। जो साधारण व्यक्ति होते थे उसे अपने काम से मतलब रहता था। उसके पास उतना वक्त ही नहीं था कि वो दूसरों के बारे में सोच सके। कम से कम 2 ऐसे बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन भिन्न था। हाँ, राजा जानवरों का शिकार करते थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे, जबकि किसान क्या थे? खेतों में कड़ी धूप में काम करते थे, मिट्टी के घरों में रहते थे, जहाँ राजा आलीशान मकान में रहते थे। बहुत सारे अंतर हो सकते हैं। उसके आओ करके देखें, कुछ ऐसे दिए हुए हैं। एक शिल्पकार शब्द का पता लगाओ या आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों होते थे? अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों में लिखी गई? बता रहा है कि ये अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों में लिखी गई। तुम्हें इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना ज़्यादा पसंद है? आप दे सकते हैं अपने मन से कुछ पुस्तकों के नाम। इस वीडियो में इतना देर बने रहने के लिए सभी स्टूडेंट का धन्यवाद। आकाश एकेडमी क्लास आपको इसी प्रकार के अन्य फैक्ट की जानकारी लाते रहेगा और भी गहराई से अध्ययन किया जाएगा। यह आरंभिक अवस्था है।